बढ़वानी है थोड़ी सी। बढ़ गई क्या? थोड़ा करो। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बैठ जाओ फटाफट तेजी से। एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। अब सारे के सारे साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। इधर इधर। अब बेटा इधर 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 इधर। चलो। अरे यार, ये चेंज कर दिया यहां से। करना स्टार्ट। सब तैयार हो पीछे? चलो ठीक है, सही है। अब बेटा आप देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मोबाइल रखो पहले तो सारे। क्लास चालू है, उसका मोबाइल भूल जाया करो। थोड़ी देर के लिए सब चीजें भूल जाओ, मोबाइल मोबाइल बस एकदम फोकस। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। बस अब मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी की भी सिंगल पर्सन की आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पहले समझो, ठीक है? इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अभी एक एनालिसिस करके दिखाई दी ना मैंने, एक साल में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर से बता रहा हूं, बायोटेक का पहला चैप्टर। बायोटेक के दूसरे चैप्टर का वेटेज पहले चैप्टर से थोड़ा कम है। ठीक है? उसमें एक बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन तुम्हें मिला था, एक ध्यान याद हो। जीन थेरेपी से हर साल क्वेश्चन मिल रहा है। एक अर्ली डायग्नोसिस से क्वेश्चन मिल रहा है। ये 3 क्वेश्चन लगभग मिल रहे हैं सेकंड चैप्टर से। पर ये पहला चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 6 मार्क्स नहीं, क्वेश्चन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 कितने के हो गए? समझ में आया? तो काफी वेटेज है, यानी खेल हो जाएगा जैसे में सब एक चैप्टर से। और आज जो टॉपिक कराने जा रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, अकेले इससे ही 2 से 4 क्वेश्चन है। तो अब सुधरोगे नहीं, ठीक है? अब सारे के सारे एकदम फोकस करना, एकदम साइलेंट रहना बेटा, इधर एकदम साइलेंट, ठीक है? हाँ अब ठीक है। और जब तक मैं ना कहूं तब तक बोलना मत, मैं पूछूंगा तो बोलना, ठीक है? तो सबसे पहले बायोटेक में एनसीआर, बिल्कुल एनसीआरटी लेके चल रहा हूं, एनसीआरटी की एक लाइन, तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सबसे पहले एनसीआरटी का तो स्टोरी दे रखी है, एक स्टोरी कहां है? देखो एनसीआरटी में पेज नंबर तो नहीं है, स्टार्टिंग में स्टोरी दे रखी है। हर्बर्ट बोयर साहब का एक फोटो भी लगा रखा है, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा इसको समझाता हूं। हाँ, थोड़ा इसको समझाता हूं, 2 लाइन में समझ में आ जाएगी, तुम्हें याद भी रखनी है। हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन, इन 2 साइंटिस्टों के बारे में 2 लाइनें बताऊंगा, फिर सीधे मैं थ्योरी में डेफिनेशन में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है? अगर हर्बर्ट बोयर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हर्बर्ट बोयर। तो हर्बर्ट बोयर साहब जो काम कर रहे थे, वो कपल ऑफ एंजाइम पे काम कर रहे थे। किस पर? कपल ऑफ एंजाइम, मतलब 2 एंजाइम। एनसीईआरटी की लाइन है कपल ऑफ एंजाइम मतलब 2 एंजाइम। जो एंजाइम क्या थे, उन्होंने देखा यार बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम मिलते हैं जो डीएनए को कट भी कर लेते हैं, समझना मेरी बात, कट करने में जोड़ भी लेते हैं, ठीक है? मतलब कुछ एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक साइड से कट करते हैं, नहीं स्पेसिफिक पैटर्न में कट कर रहे हैं, ठीक है? स्टिकी एंड बना रहे हैं, ऐसे जिगजैग एंड बना रहे हैं, इसको कहते हैं। और ये बड़ा इसी पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब इसी पे काम कर रहे थे, कटिंग और डीएनए, ठीक है? कटिंग ऑफ डीएनए। बस वो क्या है, अभी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि पैरेलल और साइंटिस्ट भी काम करते थे इसके ऊपर, ठीक है? स्मिथ साहब थे जिन्होंने आइसोलेट किया था हिंद 2 को पहले, और ये लगभग एक ही टाइम था, वही 69 और 70 की बात है, 1869 और 1870। वो अपने अलग काम कर रहे थे, अपने अलग काम कर रहे थे, ठीक है? तो हर्बर्ट बोयर साहब एक प्रोफेसर थे, समझना। ये कपल ऑफ एंजाइम पे काम कर रहे थे जो डीएनए के मैनिपुलेशन में काम करते थे, डीएनए को कट करने में काम करते थे एक स्पेसिफिक पैटर्न में। एक बार समझ में आ गई? पैरेलली एक साइंटिस्ट और थे, ठीक है? हर्बर्ट बोयर और दूसरे क्या थे? कोहेन के नाम, पूरा नाम क्या? स्टैनले कोहेन।
तो स्टैनले कोहेन साहब ने अलग काम किया। उन्होंने क्या काम किया, वो प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल देखा उन्होंने, जो मेन क्रोमोसोम से अलग था, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। उन्होंने कहा यार ये क्या अजीब सी चीज है, ठीक है, उन्होंने इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसका मेन क्रोमोसोम से कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको निकाला जाए, तो उन्होंने कोशिश की इसको आइसोलेट करने की, ठीक है, वो सीख गए आइसोलेट करना। फिर उन्होंने कहा एक काम करता हूं, इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। फिर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, यानी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मेशन सीख गए, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज सीखी कि प्लाज्मिड को कैसे आप आइसोलेट कर सकते हो और कैसे किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जबकि हर्बर्ट बोयर साहब की बात करता हूं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कपल ऑफ एंजाइम पे काम किया जो इनको कट करने का काम करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। फिर दोनों ही कॉन्फ्रेंस में मिले, कहां मिले, एक कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कहा यार मैंने एक ऐसा एंजाइम ढूंढ लिया है जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है, जोड़ भी सकता है। उन्होंने कहा यार मैंने एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल ढूंढ लिया है जो हर बैक्टीरिया में होता है, सर्कुलर डीएनए है और उसका मेन क्रोमोसोम से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हो, मैंने उसका आइसोलेशन भी सीख लिया है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया है। वाह, मिलके कोई काम किया जाए। तो मिलके दोनों ने पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डीएनए, जहां दो टाइप के डीएनए को आप जोड़ रहे हो, कॉम्बिनेट कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। तो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन ने मिलकर के बनाया, लगभग यही 1870 के आसपास की बात है। तो 69 और 70 के आसपास ही मैक्सिमम घटनाएं घटित हुई हैं इससे रिलेटेड। समझना मेरी बात, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, इसी पीरियड के दौरान, ठीक है, इसी पीरियड के दौरान हिंद 2 को आइसोलेट किया है, इसी लगभग 70 के आसपास। और आगे जाकर के 78 में नोबेल प्राइज मिला है 3 साइंटिस्टों को, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात? तो दोबारा समझ में आ गई। स्टैनले कोहिन ने क्या काम किया, हर्बर्ट बोयर ने क्या काम किया, क्लियर है? कपल ऑफ एंजाइम पर और आइसोलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टैनले कोहिन, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं, डेफिनेशन पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी के हिसाब से 3 डेफिनेशन है। इन 3 डेफिनेशन से एक क्वेश्चन बना था, बहुत गजब क्वेश्चन, जो बच्चे ने गलती करके आए थे, ठीक है, गलत किया था, टेस्ट में रखा था हम लोगों ने, मैं रखूंगा भी सकता आगे जाकर के। तीनों डेफिनेशन समझना डिफरेंस क्या है भाई। सबसे पहले बात कर रहे हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, लेटेस्ट करंट टाइप बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या है, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो एक संस्था है जो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले काम करती थी, स्टार्टिंग इसी ने की थी, ठीक है। ये बहुत सारे पेपर्स को भी पब्लिश करती है, ठीक है, बहुत सारे रिसर्च में इसका पार्टिसिपेशन भी है, फंडिंग एजेंसी से भी कनेक्टेड रहती है, और आप मतलब कोई रिसर्च करते हो तो आपको फंडिंग भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इस फेडरेशन के अकॉर्डिंग इसकी बात मानी जाती है, स्टार्टिंग इसने काफी कुछ स्टार्टिंग में की थी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या है, समझना भाई। ओल्ड डेफिनेशन, पहले के टाइम पर हम क्या करते थे, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, वैरायटी ऑफ कर्ड मिलते हैं, आप जानते हो, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो उसी से, या उनसे हमने एंजाइम आइसोलेट कर लिया, उस एंजाइम को यूज करना चालू कर दिया। डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट या फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जैसे बियर, विस्की, वाइन, ठीक है, या जो बेकरी के फूड होते हैं, तो हाँ, डिफरेंट टाइप के बेकरी फूड, जैसे ईस्ट निकाल लेते हो, तमाम चीजें, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम को यूज कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट या फर्मेंटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। भाई यही थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, हम ऑर्गेनिज्म को यूज करके या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम को यूज करके चीजें कर पा रहे हैं। फिर लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की आई, क्योंकि लेटेस्ट टाइम पर हमने मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सीख लिया। क्या सीख लिया? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कटिंग एंड एडिंग, एडिशन, डिलीशन, एडिशन, क्लियर है? अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन इसी पर बेस्ड है, आज की डेट में डीएनए वैक्सीन इसी पर बेस्ड है, आज की डेट में जीन थेरेपी इसी पर बेस्ड है। आज की डेट के अंदर, जैसे मैंने बताया था ना, कि आज की डेट में आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करके, सी डीएनए यूज करके, ठीक है, आप किसी भी जीन को बना सकते हो, उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हो। जीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन आज की डेट में हम कर पा रहे हैं, इसी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और नॉर्मल डीएनए में अंतर में डिस्कस किया था ना, सीडीएनए। हाँ, सीडीएनए क्या होता है, नॉर्मल डीएनए सीडीएनए में क्या डिफरेंस होता है, हाथ उठाओ, एक जना बताएगा, कोई भी प्रॉपर, हाँ, ढंग से। नहीं, तू बता। हाँ, तो दूसरे ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं बता तो हमें कैसे पता होगा? ऐसा है क्या? जल्दी बोलो, चैलेंज है। अरे हाथ उठ, कोई तो हाथ उठा दो भाई। चुप। सीडीएनए और नॉर्मल डीएनए में क्या डिफरेंस होता है?
कोई गीत ढंग से हाथ उठा के बोल दो ना। यहां से भी कुछ आवाजें आ रही थी, तू बोल रही थी क्या कुछ, क्या बोला? अरे तो तुम यही सोच के डरते रहोगे, गलत हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं तो जिंदगी में नहीं बोलोगे कभी। ये सोचोगे सही सही हो सकता है, हम गलत तो बोलते ही हैं पर सही सही हो जाए। कोशिश करने में क्या जा रहा है, करो कोशिश। बैठो 10 बेस पेयर। हाँ जब तुम गधे वाली बातें कर रहे हो यार, इतनी अच्छी क्लास, तुम्हें हो क्या गया? तुम लोग बताओ, धुरंधर लोग जो आज पहली बार बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं मुझे, गायब थे अब तक। हाँ अरे भाई, नॉर्मल डीएनए के अंदर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर इंट्रॉन नहीं होते, ओनली एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। नॉर्मल डीएनए से जो आरएनए बनता है वो मैच्योर आरएनए नहीं होता, उससे डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, उसमें आरएनए स्प्लाइसिंग की एक मैकेनिज्म होती है। इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को जोड़ते हैं, तब मैच्योर आरएनए बनता है, तब जाकर ट्रांसलेशन होता है। जबकि सीडीएनए जो बनता है वो मैच्योर आरएनए से, मैच्योर आरएनए से। सीडीएनए कैसे बनेगा? सीडीएनए का फॉर्मेशन हमेशा मैच्योर आरएनए से, किससे हो रहा है? मैच्योर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ह्यूमन जीनोम, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक सकते हो क्या? अर्जेंट है पता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या बनाया, क्या यूज किया है? मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। भाई नॉर्मल तुम डीएनए को कट करके उससे आरएनए बनवाना चाहो बना लोगे ना, क्योंकि एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग, तब जाकर के ट्रांसलेशन होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आज की डेट में हमारे पास पूरी जीन लाइब्रेरी है। नहीं आएगा, सारे के सारे अपने जीन के हमने लाइब्रेरी बना रखी है। हमें कोई भी प्रोटीन बनाना होता है हम सीडीएनए लेते हैं, कभी भी नॉर्मल डीएनए नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मल डीएनए से हम स्प्लाइसिंग ही नहीं कर सकते आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, पीसीआर के अंदर, क्योंकि उसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, वो इन वीवो ही होगा। तो हमें इन विट्रो कोई भी चीज करनी है, पीसीआर में कोई भी चीज करनी है, मल्टीपल जीन की कॉपी बनानी है, तो आपको हमेशा सीडीएनए लेना पड़ेगा, क्योंकि सीडीएनए हमेशा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा क्या, किससे बनता है? आरएनए से बनता है, मैच्योर आरएनए जिसमें इंट्रॉन नहीं होते। स्प्लाइसिंग के बाद जो मैच्योर आरएनए बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल करके हम उससे डीएनए बनाते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर इंट्रॉन नहीं होते, ओनली एक्सॉन होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल डीएनए और सीडीएनए के, समझ में आ गया? तो आज की डेट में हम डिफरेंट टाइप के सीडीएनए यूज करके डिफरेंट टाइप के डीएनए को बना सकते हैं, जीन को बना सकते। जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक्सप्रेसिबल है। ठीक है, तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। आज की डेट में टेस्ट ट्यूब में भी सारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए वैक्सीन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये तो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जबकि यूरोपियन फेडरेशन क्या बोलती है? यूरोपियन फेडरेशन बोलती है जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन, दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं क्या आ रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, उन्होंने नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया सेल के साथ, ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल या उनके किसी पार्ट के साथ, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोगस बना रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, ड्रग्स को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें यूज हो रहा है इसको। ये कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि इसका एक पार्ट मैंने किया इसलिए मैं बता भी देता हूं, ठीक है, पेपर भी है मेरे बहुत सारे उसी पर। हमने क्या काम किया, हमने जैसे सिल्वर और गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, हमने प्लांट से फाइटोकेमिकल्स आइसोलेट किए, इंटीग्रेशन, क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। तो प्लांट से हमने सबसे पहले क्या काम किया, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका हमने फ्रैक्शन करके वो मेन फाइटोकेमिकल्स निकाले। फाइटोकेमिकल्स समझते हो ना? जैसे जैसे टर्मेरिक में कुरकुमिन होता है, कुरकुमिन इज दैट फाइटोकेमिकल्स।
प्योर फॉर्म में कुरकुमिन निकाल लिया। जितनी भी ड्रग्स आज की डेट में देखते हो वो ऐसे कैसे बनती हैं, पहले उनको नेचुरल कंपोनेंट से आइसोलेट किया जाता है। भाई नेचर में जैसे कोई प्लांट है उसमें कोई ऐसी खूबी मिल रही है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तुम उसको पी लो तो तुम एजिंग तुम्हारी रुक जाएगी। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ढूंढो उसमें कौन सा कंपोनेंट है जो एंटी एजिंग का इफेक्ट दिखाता है। आपने उसको आइसोलेट कर लिया, इसका स्ट्रक्चर ये है, फॉर्मूला ये है, फिर तुम केमिकली सिंथेसाइज करोगे उसको, तो ड्रग बन गई। नहीं आया क्या? सब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो, यहां से नेचुरल साइंस से उन इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट कर रहे हो, उसको डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ रहे हो। OH कंपोनेंट जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो हमने देखते हैं OH फ्री OH कितने, जितने फ्री OH हैं उतने ही हम अलग अलग कंपोनेंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल से, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जो प्लांट से आइसोलेट किए, फाइटोकेमिकल, उनको कॉम्बिनेशन बनाए, कॉन्जुगेट कहते हैं इनको, नैनो कॉन्जुगेट, और उन नैनो कॉन्जुगेट को उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट मैंने अप्लाई किया जो हाईली ड्रग रेजिस्टेंट है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। एमडीआर तो छोड़ो, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर को बोलते हैं, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस एक्सडीआर को बोलते हैं, जिसकी दवाई नहीं है हमारे पास, नहीं आएगा, उनके अगेंस्ट हमने उसको टारगेट किया, बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, नो डाउट। पर आगे जाके उसकी स्टडी आगे करनी जरूरी थी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो लोग कर रहे होंगे नो डाउट, आगे के पेपर हो जाते हैं, पेपर पब्लिश होते हैं, तो लोग पढ़ते हैं, अच्छा इतना काम यहाँ हो गया, आगे काम हम करते हैं, यही रिसर्च होती है। समझ में आया? तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में यही हो रहा है, एक्चुअल में लेटेस्ट यही चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, ह्यूमन जीन पर पहले काम नहीं होता था, पर ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ह्यूमन हाइब्रिड हमने बनाने चालू किए थे कई सालों पहले, मुझे याद है बहुत सालों पहले, पर रोक लगा दी गई उसके ऊपर। अभी लेटेस्ट देखा होगा ह्यूमन हाइब्रिड बनाना चालू करते हैं, पर उसका कंसेप्ट चेंज कर दिया। ह्यूमन हाइब्रिड बना रहे हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, पहले ह्यूमन हाइब्रिड ऐसे ही बना रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, जल परी, मैं कई बार बोल चुका हूं, आधा इंसान आधा जानवर। तो भाई लगता है ये तो परी, ये तो लगता है कि कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, हम आज के डेट में हाइब्रिड बना सकते हैं, आधा गधा आधा इंसान, नहीं आया क्या? तो सारे इंसान तो गधा वैसे भी होता ही है, ठीक है। चलो आधा घोड़ा आधा इंसान, वो नार्निया मूवी नहीं थी, अरे छोटे छोटे बच्चे राजा महाराजा उसमें थे, जानवर थे, लॉयन था, उसमें आधा घोड़ा इंसान था, इंसान आधा और पीछे का पार्ट घोड़ा। नार्निया थी क्या थी? देखिए है ना, कौन है जो मूवी बहुत देखता है? हाँ तू बता, ये था, थी या नहीं थी? हाँ तो एक मूवी थी, ठीक है, वो कंसेप्चुअल होती है, इट इज अ हाइब्रिड। क्या है ये? हाइब्रिड। तो अभी हम आज की डेट में हाइब्रिड बनाना चालू कर दिए, देखा होगा, अभी न्यूज देखी होगी आपने। पर अब हाइब्रिड क्यों बना रहे हैं हम? हाइब्रिड इसलिए बना रहे हैं कि उस एनिमल के अंदर हमने एनिमल सेल और ह्यूमन सेल को फ्यूज करा करके एनिमल के अंदर ह्यूमन ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हमें दिक्कत ना आए। आई या नहीं आई? क्योंकि नॉर्मल किसी और इंसान का ऑर्गन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पूरी जिंदगी उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने पड़ती है, जिससे खुद का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। बस इंसान रहता है पर कमजोर इंसान रहता है। अगर उसी का ऑर्गन उसको मिल जाए, किसी एनिमल के अंदर बना करके दे दिया जाए तो बेस्ट है भाई, बॉडी तुरंत एक्सेप्ट करेगी, उसका अपना ऑर्गन है, वो तो किसी और एनिमल बन रहा है। नहीं आया क्या? तो मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसी एक मूवी थी, उसमें मैंने बच्चों को नीचे डिस्कस भी किया था, उसमें एक आइलैंड पर, ठीक है, जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी जिनको बीमारियां होती थी, ऑर्गन खराब होते थे, तो उनका क्लोन बनाते थे वो। कौन सी मूवी थी बता? अभी अभी याद आएगा, ठीक है, क्लोन बनाते थे, क्या थी याद आया ना? फिर वो डिट्टो कॉपी क्लोन बनते थे, उन क्लोन को एक अंडरग्राउंड में रखा जाता था एक आइलैंड पर, ठीक है, उनमें से दो क्लोन, एक क्लोन एक्टिव हो गया था, एक्टिव का मतलब वो जान गया था सच्चाई क्या है, ठीक है, ये इंसान अलग है, ये हमारे क्लोन बना रहा है, ठीक है, और हमें मार करके हमारे ऑर्गन किसी और को ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। समझ में आया? उसमें दिखाया जाता है तुम्हारी दुनिया यही है, ठीक है, तुम्हें जब ऊपर से बुलावा आएगा तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं आया क्या? तो इंतजार करते थे वो दिन कब आएगा जब मुझे मोक्ष मिलेगा। नहीं आया क्या? तो जब जिस डोनर का टाइम आ जाता था तो डोनर आता था, ठीक है, जो रिसिपिएंट होता था, तो उन लोगों को उठा करके कुछ लोग ले जाते थे कि सीढ़ियों से ऊपर लगा स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, और बेहोश करके मार दिया जाता था, सारे ऑर्गन निकाल लिया जाता था, उनको हो गया, मिल गया मोक्ष। नहीं आया क्या? तो वास्तव में दुनिया में क्या है पता ही थोड़ी ना हमें, क्या चीज है, रियलिटी क्या है नहीं पता हमें कुछ भी, ठीक है। पर उनमें से एक का दिमाग तेज हो गया, वो समझ गया अच्छा ये ऊपर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये तो मोक्ष बोल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। तो उसने धीरे धीरे सबको समझा दिया कि एक्चुअल में दुनिया अलग है, हम जो हमें बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। तो उन्होंने, उन क्लोन ने अपने रियल को मार दिया था, एक क्लोन था उसने अपने रियल वाले को मार दिया था, उसकी जगह खुद ले ली थी। और जो रियल इंसान था वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, जिसके पास अपना खुद का शिप था,
बहुत बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां थी, आइलैंड, मतलब सोचो वो क्लोन इतना, भाई आम आदमी नहीं जान पाया ना वो क्लोन है, नहीं समझ में आया? अरे फिर तो क्या, उसकी जगह उसने ले ली, बस मस्त, ठीक है, और जिंदगी जिया उसने ढंग से, क्योंकि आम दुनिया को पता ही नहीं था कि ये दुनिया भी है, वो रिप्लेस हो गया धीरे से, क्योंकि वो तेज हो गया, समझदार हो गया था। पर वापस आओ, मैं यही कहना, इसलिए कहना चाह रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, अब सुनो सुनो, तुम कंसेप्ट पकड़ा करो, तुम मूवी में बह जाते हो यार। कंसेप्ट क्या था? ए, कंसेप्ट ये था कि आज की डेट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दो अलग अलग टाइप के सेल्स को, एक ह्यूमन सेल्स और एक एनिमल सेल, ठीक है? ये भी लेटेस्ट न्यूज आपने देखी होगी, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल यूज किया है। ये वाली बात कौन कर रहा है? अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बोल रही है इंटीग्रेशन हो रहा है, यही बायोटेक्नोलॉजी है। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। मॉलिक्यूलर एनालोगस, सेम वैसी डिट्टो कॉपी बना रहे हैं हम। एनालोगस, भाई तुम्हें जो मार्केट में दवाई मिलती है तो नेचर से आइसोलेट कर रहे हो क्या? पहले आप आइसोलेट करते हो, फिर उसके मॉलिक्यूलर एनालोगस बनाते हो, ठीक है, उसको फिर कॉपी, हाँ सब आई या नहीं आई। और जीन क्लोनिंग भी तो एक तरीके से कॉपी ही है, ठीक है, तुम समझे? तो तीन डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन में बता रहे हैं कि आप ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, उनके एंजाइम्स को यूज कर रहे हो डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कर्ड और फर्मेंटेड प्रोडक्ट, पहला लाइन। दूसरी डेफिनेशन में बता रहे हैं यहां पर भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो, पर जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है जिसके अंदर आपने एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन किया हुआ है, मैनिपुलेशन किया हुआ है, उनको आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और दिए इन्होंने, ठीक है, ये समझ में आ गया होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, जीन थेरेपी, ठीक है, डीएनए वैक्सीन एटसेट्रा, क्लियर है। फिर तीसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? वो बोलती है इंटीग्रेशन, दो अलग अलग चीजों को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो आप, ठीक है, चाहे वो प्लांट नेचुरल साइंस का अटैचमेंट किसी सेल के साथ हो, उसके पार्ट के साथ हो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉगस बनाने के लिए, किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो तीन डेफिनेशन क्लियर है, कोई डाउट? अब बताती है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। भाई प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। भाई जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या है? जहां पर आप मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सीख चुके हो, मैनिपुलेशन ऑफ आरएनए सीख चुके हो, एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ जीन जान चुके हो। किसी भी जीन के अंदर एडिशन डिलीशन करोगे तो नो डाउट उसके सीधे फिनोटाइपिक कैरेक्टर पर असर पड़ेगा। भाई मैंने कोई जीन में छेड़छाड़ कर दी तो सीधा उसका असर कहां पड़ेगा? फिनोटाइपिक कैरेक्टर के ऊपर पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जहां आप किसी भी डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री चेंज कर दो, उसका असर सीधे उसकी केमिस्ट्री पर पड़े, उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर पर पड़े, ठीक है, तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी करना इतना आसान थोड़ी ना है। मानो इसकी टिप पर लाखों बैक्टीरिया हैं, ये तो बहुत बड़ी टिप है, सुई की टिप पर लाखों बैक्टीरिया हैं। सोचो उन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा उनके अंदर छोटे छोटे प्लाज्मिड, उन प्लाज्मिड के जीन, उन जीन के अंदर आप एडिशन और डिलीशन कर रहे हो, क्या पॉसिबल है? अगर टेस्ट ट्यूब में भी मैं करूंगा तो टेस्ट ट्यूब में ये मुझे सिक्योर करना पड़ेगा कि वही बैक्टीरिया है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे एयर के अंदर ही लाखों मतलब ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हम जानते ही नहीं है, ठीक है, अनडिजायरेबल, समझना मेरी बात। तो कंटामिनेशन होना बड़ा आसान है। तो यहां पर आपको सीखना होगा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि इस टेस्ट ट्यूब में अगर मेरा इकोलाई पे काम कर रहा हूं तो इकोलाई होना चाहिए, आसपास के बैक्टीरिया यहां पर नहीं होने चाहिए। तो आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप डॉक्टरों को देखा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑटोक्लेव करके यूज करते हैं, देखा है ना, ठीक है, जिस चैम्बर के अंदर वो सर्जरी करते हैं उस पूरे चैम्बर को ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव नहीं स्टरलाइज करते हैं, यूवी रेडिएशन के थ्रू। जैसे रॉड लगी है ना, ऐसी बहुत सारी यूवी रेडिएशन लगी होती हैं, सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, 20 मिनट के लिए उस चैम्बर के अंदर यूवी रेडिएशन ऑन कर दी जाती है, तो पूरा का पूरा चैम्बर एकदम ऑटोक्लेव की तरह स्टरलाइज हो जाता है। समझना मेरी बात? जैसे हाथों को स्टरलाइज करना है तो एल्कोहल से ऐसे देखे होंगे साफ करते हैं अच्छे से, समझ में आया? तो लिविंग सेल के लिए एल्कोहल यूज कर रहे हो, बड़े सरफेस एरिया को करने के लिए आप यूवी रेडिएशन यूज कर रहे हो, कोई आयरन की चीजें हैं उनको करने के लिए आप ऑटोक्लेव यूज कर रहे हो, ग्लास वेयर है उसके लिए ऑटोक्लेव यूज कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? जहां गर्मी से इन चीजों दिक्कत हो सकती है तो आप एल्कोहल यूज कर रहे हो। ये क्या है? ये केमिकल्स हैं जिनसे आप क्या काम कर रहे हो? आप उस एनवायरमेंट को, उस एम्बियंस को क्या कर रहे हो? कंटामिनेशन फ्री रख रहे हो। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो सिखाई जाएगी आपको ड्यूरिंग एमबीबीएस, जब आप इन लैब्स में एंटर करोगे चीज सिखाई जाएंगी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बायोटेक कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो बायोटेक कभी कर ही नहीं सकते, समझे नहीं समझे? अब खुले मेज पर मैं बैक्टीरिया पे काम करना चाहूँ, कर पाऊंगा क्या? ना, P3 लैब चाहिए मुझे, बहुत स्टैंडर्ड लैब चाहिए इनके लिए। आई या नहीं आई?
तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें समझना है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका डेफिनेशन दिया पर डिटेल नहीं दिया, इसका पूरा डिटेल दिया है। तो चालू करें हम। तो हम किसकी बात करेंगे अब? जेनेटिक इंजीनियरिंग। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग समझाने से पहले एनसीईआरटी कुछ बैक में जा रही है, कुछ बेसिक बातें कर रही है, एक कनेक्टिंग लिंक बना रही है, तब जाकर के मेन टॉपिक पर आ रही है। समझ में आया? तो कनेक्टिंग लिंक की अपनी एक भूमिका है। जैसे एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि, समझना मेरी बात, एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि प्रकृति के अंदर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता मान लो, तो उसके ड्रॉबैक क्या थे? वेरिएशन नहीं आते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो स्टार्टिंग में तो एसेक्सुअल ही था एनिमल्स के अंदर, पर दिक्कत क्या हुई? एनिमल को अपनी स्टेबिलिटी रखनी थी, सर्वाइबिलिटी। तो सर्वाइबिलिटी के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर उसी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेगी आगे बढ़ने के लिए जिसमें वेरिएशन ज्यादा होंगे। अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं है, होमोजाइगोसिटी ज्यादा है, तो नो डाउट उस पॉपुलेशन की सर्वाइबिलिटी ज्यादा टाइम तक नहीं हो सकती, क्योंकि जहां होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी वहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ेंगे, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाएंगे, और इनके होते ही धीरे धीरे वो पॉपुलेशन का साइज घटना चालू हो जाएगा। साइंस सिंपल नहीं आया क्या? ये प्रकृति जानती है। और किसी भी स्पीशीज को और अपने को स्टेबल रखना है लंबे समय तक, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में सिंपल जीव आए थे, सिंपल एनिमल आए थे, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर वही नेचर क्या भाई, तुम सब एक जैसे हो, तुम सब इंटेलिजेंट हो, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा किसको मतलब प्राइज देना है, किसको सिलेक्शन सीट एक ही है, सभी गधे हो, तो कैसे समझ? कुछ तो वेरिएशन चाहिए ना मुझे। और एक क्लास है जहां पर भिन्नताएं मिल रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, बीच का, नहीं आया क्या? तो फिर मैं कहूंगा वाह यहां मजा आएगा। ठीक है, यहां मैं स्ट्रगल दूंगा, अब देखता हूं स्ट्रगल के लिए, टारगेट के लिए कौन लड़ पाता है। भाई साहब वेरिएशन होगा तो लड़ाई होगी, ये लड़ते ही नहीं है। ठीक है सर, दे दो, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, हम एक जैसे रहेंगे, सिलेक्शन हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, हम ऐसे ही रहेंगे सर, हम लड़ेंगे नहीं कभी। समझ में आया? तो ये भी नेचर सेलेक्टिंग, नेचर बेकार, डिस्कार्ड करो। यहां लड़ाई होगी, अब नेचर को मजा आएगा। नहीं आया क्या? बस नेचर को मजा कब आएगा? जब तुम भिड़ोगे, लड़ोगे, वेरिएशन होगी, भिन्नताएं होंगी, तब कुछ सेलेक्ट होगा बेस्ट। तो नेचर कही भाई तू अब आगे बढ़, और तू और बेस्ट बना, तू और बेस्ट बना, तो बेस्ट में भिड़ेंगे। तो ये तो कंसेप्ट है। जैसे इंसान मजे लेता है, नहीं लड़ाइयां करवाता कि ये तो है मजे, तो नेचर भी तो मजे लेती है भाई। नेचर को जहां मजा आएगा उसको मौका देगी बढ़ने का, जहां मजा नहीं आएगा मौका नहीं देगी बढ़ने का, सिंपल सी बात है। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पॉपुलेशन सेलेक्ट की जाती है नेचर में जिसके अंदर भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। आई सिंपल सी बात है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? प्रिजर्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? वेरिएशंस आती हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमीट बनते हैं, और गैमीट किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन एकदम नहीं होती है, रेयरली होती है, बाय चांस, और मैक्सिमम म्यूटेशन लीथल होती हैं। कुछ म्यूटेशन जो अकॉर्डिंग टू नेचर होती हैं वही सिलेक्ट की जाती हैं। म्यूटेशन भी हो सकता है पर म्यूटेशन ही नहीं हो सकता। समझ में आया ना? आई या नहीं आई? सिंपल सी बात। यानी अगर मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो नेचर में किसकी जरूरत है? वेरिएशन की। तो एनसीईआरटी ने वेरिएशन की इंपोर्टेंस बताई है पहले, समझ में आ गया? तुम समझो, एनसीईआरटी कुछ लाइनें बता रहा हूं जो डायरेक्ट पढ़ के नहीं आएंगी। फिर एनसीईआरटी कह रही है इस वेरिएशन को समझाने के लिए अनेक कनेक्ट कर रही है मिडिल टॉपिक पर। ठीक है, अच्छा तुम ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हो? कितने लोग करते हो ग्रामीण क्षेत्र को? हाँ। पुराने टाइम पर, ठीक है, पुराने टाइम पर मुझे याद है, ठीक है, अच्छे ब्रीड बनाने के लिए ब्रीडिंग होती थी। ठीक है, उस गांव का बेस्ट युवराज ढूंढा जाता था, उस गांव की बेस्ट रोजी काऊ ढूंढी जाती थी। है? हर किसी को ख्वाहिश होती थी कि मेरे यहाँ जितने भी रोजी के बच्चे पैदा हो ना, वो रोजी जैसे हो, खूब दूध दें, कम खाएं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी बढ़िया हो। ऐसे तो भाई तुम कैटल पालोगे तो मन में तो ये होगा ना, कम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। तो अगर तुम ऐसा ही करते रहे कि गांव के अंदर इनब्रीडिंग कराते गए तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो बेकार हो जाएगा। तो क्या करानी होगी? आउटब्रीडिंग। पर जब भी तुम युवराज और रोजी काऊ के जेनेटिक मटेरियल की क्रॉसिंग कराओगे तो नो डाउट युवराज के सारे कैरेक्टर तो अच्छे नहीं होंगे, तो बुरे कैरेक्टर भी होंगे, तो अच्छे के संग कुछ बुरे कैरेक्टर भी ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों में। नहीं आया क्या? तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि युवराज के सिर्फ अच्छे कैरेक्टर जाएं, बुरे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ना हो।
तो तब तक क्या आ गया, जीन क्लोनिंग आ गई, जीन ट्रांसफर आ गया, रिकॉम्बिनेशन आ गया, क्या आ गया, ठीक है। तो यहां पर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की है, फिर हम आ गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर के बारे में। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, तब हमने क्या काम किया, सिर्फ डिजायरेबल जीन को ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना चालू किया, अनडिजायरेबल जीन को हमने वहां पर रोक दिया। और वो दिन बहुत दूर नहीं जब ह्यूमन के लिए ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वो तो रोक लगी हुई है, ठीक है। आप अपने बच्चे को डिजाइन करोगे कि हम और भाई दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत डाफ हैं, बच्चा चाहिए अमिताभ बच्चन जैसा टॉल, ऑर्डर दोगे भाई, भाई तुम गधे हो, तेरे ऊपर निगाह तूने किया तो समझ पिट जाएगा तू, हाँ इधर से भी दो चार पकड़ लेंगे। जाते वक्त मुर्गा मत बनो, ठीक है। बच्चे फोटो खींच लेंगे, फिर उसको टेलीग्राम पे डालेंगे तो ये मुर्गे खड़े हैं, है ना। तो अब यहां आ जाओ, एकदम एकदम यहां आ जाओ। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हाँ हाँ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। नेचर में ह्यूमन जीनोम के संग कोई छेड़छाड़ ना हो, नेचुरली मेंटेन रहे, ठीक है। पर एआई आ गया है, जो चीज नहीं थी अब होने चालू हो रही है, ह्यूमन जीनोम में हाइब्रिड बनाने चालू कर दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हो गई, फिर वो चीज डायरेक्शन तो वहां ले जाएगी हाल आसानी से, स्टार्ट तो हो जाए तो चीजें होगी, ठीक है। तो आगे जाकर के यानी हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन जीन को आगे बढ़ने का मौका देंगे जो डिजायरेबल है, उन जीन को बढ़ने से रोक देंगे जो अनडिजायरेबल है। समझ में आ गया। तो इसके लिए जीन क्लोनिंग समझनी होगी, जीन क्लोनिंग क्या है। तो एनसीईआरटी बता रही है व्हाट इज जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग है क्या। अब समझो, यहां से कहानी चालू होगी। तो समझ में आया एनसीईआरटी कितने कनेक्ट कर रही है। पहले एनसीईआरटी ने क्या बात की, बेसिक डेफिनेशन की बात की, फिर बात की प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, फिर बात की सेक्सुअल एसेक्सुअल की, क्या वेरिएशन है, सेक्सुअल क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर सेक्स समझ में आ गया वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए पहले उसने बताया ट्रेडिशनल मेथड क्या होते थे और लेटेस्ट हम क्या कर पा रहे हैं, समझ में आया। उस लेटेस्ट के अंदर हम जब जीन मैनिपुलेशन सीखे तो डिजायरेबल जीन को हम ट्रांसफर करेंगे, अनडिजायरेबल जीन को हम रोक देंगे, इधर अनडिजायरेबल जीन को हम रोक देंगे, समझ में आ गया। तो ये चीज बायोटेक्नोलॉजी समझाना चाह रही है आपको। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है, पहले बता रही है कि भाई जीन क्लोनिंग क्या होती है, एक जीन की मल्टीपल कॉपी कैसे बनाई जा सकती है, डिट्टो क्लोन। जैसे मानो इंसुलिन का जीन है, आप चाहते हो इंसुलिन के जीन की मल्टीपल कॉपी मिल जाए आपको, जिससे कि आप लार्ज स्केल पर इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो अब एक इंसुलिन के जीन की मल्टीपल कॉपी कैसी बनाई जाएंगी, क्या तरीका है। तो पहले आपको समझना होगा कि इंसुलिन कहां मिलता है। भाई पैनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन बनाती है, आप जानते हो, पैनक्रियाटिक सेल्स के जो जीन होंगे उनमें इंसुलिन मिलेगा। तो वहां से क्या करोगे, डीएनए का आइसोलेशन, समझ में आया ना। पहला स्टेप क्या करना है आपको, आइसोलेशन ऑफ ये मान लो एनिमल सेल है, मान लिया क्या, एनिमल सेल में ये कौन है, न्यूक्लियस है, मान लिया क्या, देखो इतनी पीछे से उसने मान लिया तुरंत। ये आपका वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आप चाहते हो, इंसुलिन बनाने वाला जीन, बीटा सेल मान लो, ठीक है। तो पहला काम क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पूरे डीएनए को आइसोलेट करोगे भाई। पहले क्या काम करने वाले हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उस डीएनए में क्या होगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो कोई भी हो सकता है, क्लियर है। अब चलो इस जीन को किसी होस्ट में भेजना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बैक्टीरिया ढूंढना होगा। उस बैक्टीरिया के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए अलग होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जानते हो ना। बैक्टीरिया के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, इस डीएनए से हमें कोई मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, यस, हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक
मटेरियल। जो मेन डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, प्लाज्मिड, विच एक्ट एज वेक्टर। और प्लाज्मिड होते क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की और आई मतलब क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अपना खुद का होता है इनके पास, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। अब समझना, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस प्लाज्मिड को क्या करने वाले हैं, आइसोलेट। आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, समझ में आ गया, एक्ट एज वेक्टर। एक प्लाज्मिड दिखा दो, इधर से हमने क्या काम कर लिया, डीएनए को ले लिया। अब डीएनए को कट करने के लिए और प्लाज्मिड को कट करने के लिए आप सेम एंजाइम यूज करोगे, अलग अलग एंजाइम यूज करोगे, एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे तो ये भी आपने कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, लाइगेज इनको आपस में जोड़ देगा, जोड़ने से क्या बन जाएगा, जहां दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन हो जाए क्या बोलेंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन, यही करा दूं मैं। जब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो, इसको आप किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराओगे। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर आपने क्या करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इसका। जब ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो प्लाज्मिड कहां चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर। अरे हाँ या ना, अब क्या बोलोगे इस बैक्टीरिया को, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या हो गया इसका, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हुई और ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, कोई डाउट। ये प्लाज्मिड जो वेक्टर का काम कर रहा है, ये जाएगा और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा, मल्टीपल कॉपी। इसी में दिखा देता हूं मल्टीपल कॉपी बनाते हुए। ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, दो कॉपी दिखा देता हूं बना करके।
1 से 2, 2 से 4, जितना उसका कॉपी नंबर होगा उतनी कॉपी अंदर बना लेगा। जितनी अपनी कॉपी बनाएगा तो आपके जीन की भी तो कॉपी बन जाएंगी, हाँ या ना? आपके जीन की भी कॉपी बनती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जितनी कॉपी नंबर है। फिर ये अपनी प्रोजेनी बनाएगा बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया अपनी प्रोजेनी बनाएगा तो 1 से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से 4। तो जितने बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे तो इस जीन की भी तो मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी, हाँ या ना? जैसे मानो 1 से 2 बने, 2 से 4 बनेंगे, सेम ऐसे ही जितने बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे उतना ही आपका जीन की मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। सॉरी यार, क्या है ये? ठीक है, जितना उसके, समझना मेरी बात भाई, एक जीन था, अब कितने बन गए? 4। 4 से कितने बन जाएंगे? 8। 8 से ऐसी अगर 30 बार ये डिवाइड कर जाएगा तो कितने बन जाएंगे? 30 बार डिवाइड करने में कितने बन जाएंगे, ये बताएगा पीछे, तू बता। हम इतने गधे हो गए तुम? कितने हो गए बताया था ना अभी पीसीआर के अंदर? 1 बिलियन। ये देखा था पीसीआर, तुम्हें याद है नहीं है? 1 से 2, 2 से 4 ऐसे तो बन रहे थे। अरे तो नंबर पूछ, इतना दिमाग लगाना नहीं, तू ज्यादा दिमाग की लगाने की जरूरत, जहां छोटा दिमाग लगाना है छोटा लगा, जहां ज्यादा लगाना है वहां ज्यादा लगा। अब तू हाथी को ले जाने के लिए साइकिल यूज करेगा और चींटी को ले जाने के लिए ट्रक यूज करेगा तो कचरा हो जाएगा ना। समझ में आया? तभी तो इंटेलिजेंट बच्चे रह क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जहां चींटी को ले जाना है वहां भी हाथी को वो ट्रक को लेके जा रहे हैं। जब चींटी को ले जाने के लिए तो आप साइकिल ले जा सकते थे, हाथी में ले जा सकते थे। अपने बारे में भी सोच, वो तो फिर भी ले जाएगा। चींटी को हाथी, वो चींटी को ट्रक में बैठा के भी ले जाएगा। अब तू देख कि तू हाथी को साइकिल में बैठा के कैसे लेके जाएगा। समझ में आया? समस्या हाथी को साइकिल पे बैठा के ले जाने में, चींटी को ट्रक में बैठा के ले जाने में समस्या नहीं है। एनर्जी का वेस्टेज है बस, इसने एनर्जी वेस्ट कर दी अपनी। अब इधर आ जाओ, इधर आओ। समझ में आई नहीं आई? क्या समझ में आई? ये समझ में आई सर, एक जीन की मल्टीपल कॉपी बनती जा रही हैं, और ऐसे 1 से 2, 2 से 4 किया और 30 बार डिवीजन कर गया तो 1 बिलियन, 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। नहीं आई क्या? हाँ, कोई डाउट? इसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोल रहे हैं? जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना, जीन क्लोनिंग। समझ में आ गया? फिर मैंने बताया कि अभी जैसे हमने कहानी सुनाई थी आपको स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन की, ठीक है? अब उन्होंने पहला क्या बनाया था? रिकॉम्बिनेंट बनाया था। तो पहला रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए इन्होंने प्लाज्मिड कहां से लिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कितने बार पूछा जाता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और किस जीन को जोड़ा था साथ में रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए? ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा था, और बकरी के बच्चे को आदमखोर में कन्वर्ट किया था। नहीं आई क्या? आदमखोर समझते हो? जो आदमियों को पकड़ पकड़ के खा जाए। नहीं आया क्या? आदमखोर। नहीं आई क्या? जैसे ई कोलाई, पिद्दी सा बकरी का बच्चा, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आया कि ई कोलाई बग ई कोलाई में कन्वर्ट हो गया, यानी ई कोलाई से इंसान की मौत होने लगी, ई कोलाई हमारा पालतू है। पालतू समझ में आया? गट में रहने वाला पालतू है। सोचो हमें ही मार के खा जाए तो हो गया ना, बग ई कोलाई कहते हैं इसको, जो बताया भी तुमने केस हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर। हाँ, बग ई कोलाई, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर एक पिद्दी से ई कोलाई को हाईली ड्रग रेजिस्टेंट लाइक अ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एनसीईआरटी का अगला स्टेप। कहां से आवाज आई? हाँ, क्या? अभी डाउट रह गया? अच्छा भाई, रह कैसे गया? सॉफ्टवेयर ढीला पड़ गया क्या? अब बता। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अरे ताऊ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस की बात कर चल रही है यहाँ पर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है।
नहीं आई इसके। या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा होगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिस्ट्रिक्टेड साइट पर कट करते हैं वो कौन होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैं लिख दूं एंडोन्यूक्लियेज, एक ही बात है। क्या है ये? एंडो। तो क्या बोल देंगे इसको? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एक ही बात है, एक ही बात है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक ही बात है। ठीक है, हाँ। प्लाज्मिड कैसे निकाला? अब अब ये तो क्वेश्चन है ही नहीं तेरे मतलब का। ठीक है, जैसे डीएनए का आइसोलेशन करते हैं ऐसी प्लाज्मिड के आइसोलेशन की एक मेथड है पूरा। ठीक है, जो तू एमबीबीएस में शायद पढ़ेगा मुझे आइडिया नहीं, तू पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि इतना डिटेल नहीं है। वो एमएससी में है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करते हो, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, सेम ऐसे ही मेथड है। आरटीपीसीआर अलग चीज होती है, पढ़ाया था ना तो जो मैंने। आरटीपीसीआर का मतलब है रियल टाइम पीसीआर। उसमें सेंसर थोड़े अच्छे लगे होते हैं। तू वो बातें कर रहा है जो नीट की नहीं है, जो एमएससी के स्टूडेंट की होती हैं कि सर आरटीपीसीआर मुझे लगाना है। ठीक है, उसमें नॉर्मल पीसीआर और आरटीपीसीआर में अंतर क्या होता है? सेंसर अच्छे होते हैं, थूक के इतने थूक में डीएनए निकाल के दे देगा वो आपको। समझ में आया? सेंसर अच्छे हैं उसके, रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग ही 2.5-3-4 करोड़ से होती है मिनिमम, 10 करोड़ तक जाती है जो आज की डेट में लेटेस्ट वाले आ रहे हैं। इतना सा होता है, जरा कछुए ऐसा। ये मतलब ये नहीं, नीट से मतलब कुछ तो डायरेक्शन सही लगाओ भाई। क्वेश्चन ऐसा हो मजा आ जाए, पर क्वेश्चन तुम ऐसे पूछते लगता कचड़ा हो गया। मतलब लग नहीं रहा कि ड्रॉ पर पूछ रहा है। समझ में आया? हाँ, तुम कुछ पूछा किसी ने। हाँ बेटा बोल भाई। इसको है, ये क्या होता है? आप दिमाग में नहीं आ रहा, पूछू ना, कुछ बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी क्या? हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को बोलते हैं। प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और हो गया अगर तो ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। नहीं आया क्या? डाइजेशन प्रक्रिया है। समझ में आया? समझ में? ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है, रेस्पायरेशन प्रक्रिया है। नहीं समझ में आया? और अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। अगर ये प्लाज्मिड इसमें जरूर थोड़ा चलाई जाए इसके अंदर, भाई 1000 बैक्टीरिया बीकर में पड़े हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया करा रहा हूं, हो सकता है 1000 में से 200-300 के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, और जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसको आप ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे, जिनमें नहीं होगा उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। पर यहां तो हम ट्रांसफॉर्मेंट बना दिए है ना, अंदर दिखाया है हमने उसको अंदर। आई या नहीं आई? तो अंतर समझना, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें अंतर समझ में आ गया? जब दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। जब उस रिकॉम्बिनेंट को किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हो गया ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, उस बैक्टीरिया को आप ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। पीछे समझ में रहे हो बच्चे? सबसे पीछे आ रही है बात पीछे तक? ठीक है, हाँ, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर साहब ने क्या काम किया था? कपल ऑफ एंजाइम पे काम किया। स्टैनले कोहेन ने प्लाज्मिड पे काम किया। दोनों ने मिलकर के रिकॉम्बिनेंट बनाया। अब रिकॉम्बिनेंट के लिए सबसे पहले क्या काम किया? प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब ये क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। भाई सबसे पहले इन लोगों ने एक बैक्टीरिया को पकड़ा। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा। इससे क्या लिया उन्होंने? आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड।
आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मेट, इन्होंने प्लाज्मेट को यहां से क्या किया, आइसोलेट किया। क्लियर है बिल्कुल, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मेट। कोई डाउट? अच्छा इसको तो हटा ही दो, जरूरत ही नहीं है। साथ में इन्होंने इस प्लाज्मिड से किसको अटैच किया, इन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट जीन को। ड्रग रेजिस्टेंट जीन, दोनों को कट करने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम। अलग अलग नहीं लोगे, अलग अलग ले लोगे तो जुड़ेंगे नहीं आपस में। क्यों, बताऊंगा इसके बारे में। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को यूज करेंगे तो क्या हो गया, इसमें कट लग जाएगा। लग गया। और कट लगने से, अरे अच्छा, जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इनको? यस, लाइगेज। लाइगेज जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा यहां से, रिकॉम्बिनेंट। उससे मतलब नहीं है, कहीं से भी ले लिया होगा, ड्रग जीन 50 मिल जाते हैं। क्या चीज? इसकी पूरी कहानी है, ऐसे थोड़ी ना। एक जीन डिपेंड, हमें क्या चाहिए, वो जीन चाहिए सही सलामत। पर उस जीन को लेने में कभी कभी हम बहुत बड़ा डीएनए साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि कट वहां लगा पाओगे जहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो मजबूरी में कुछ ऐसा पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उस जीन के आसपास कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, वही एंजाइम यूज करोगे। पर वो आगे की कहानी है समझने की, अभी तो बेसिक समझो ना, वो मैं आगे ही समझाऊंगा। हाँ, क्या हो जाता है, कब यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कई टाइप के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कई टाइप के होते हैं। टाइप वन वो बताऊंगा उसको कब यूज करते हैं, ये कहना चाह रही है। ये तब यूज करते हैं जब डीएनए को कट लगाना होता है कहीं पर भी। पर सेम यूज करते हैं क्योंकि सेम साइड कटनी चाहिए तभी आपस में जुड़ेंगे। ये आगे की कहानी तुम आगे, अभी तुम बेसिक जो समझा रहा हूं समझो, एक एक चीज समझ में आएगी, क्यों यूज किया, यही सेम क्यों लिख रहे हैं सर, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, अभी इतना बता रहा हूं कि भाई पहले एक प्लाज्मिड चाहिए, एक जीन चाहिए, दोनों को जोड़ने तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, एक लाइगेज चाहिए, तब जाके रिकॉम्बिनेंट बनता है। बेसिक समझो अभी, क्यों पर मत जाओ, वो मैं अभी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। तो हमने क्या बना लिया यहां पर, एक पहला रिकॉम्बिनेंट, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो हमने बनाया था वो आपका तैयार हो चुका है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया, स्टैनले हर्बर्ट। ये क्या बन गया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट। फर्स्ट पहला रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। इतना ही नहीं किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट को आगे भी ले गए। इन्होंने एक पिद्दी से इकोलाई में इस रिकॉम्बिनेंट को डाल दिया और उसको आदमखोर बना दिया, लाइक साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ई कोलाई, आई आई। ठीक है, मेरे बाद केमिस्ट्री क्लास होगी ना,
ई कोलाई। अब ये ई कोलाई नहीं रहा, ये आदमखोर ई कोलाई बन चुका है। समझ रहे हो? ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई हो गया। ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई हो गया। नहीं आई? हाँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, ये पहला स्टार्टिंग बता रहे हैं, ये लेकिन कहानी ये तो बता रहे हैं जो स्टार्टिंग में घटना घटित हुई। ठीक है, अब तू कहेगी सर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों लिया? सोच समझे नहीं लिया था। ठीक है, हीको डिवरीज ने इवनिंग प्रोमोरोजी क्यों लिया सर? इन्होंने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक प्लाज्मेट आइसोलेट किया था। दोनों ने मिलकर पहले वो किया। जैसे मेरी लैब में बाई चांस में कोई चीज मैंने पहला कॉन्जुगेट बनाया था, तो मुझे मेरी लैब में जो बैक्टीरिया थे उन्हीं से बना लिया मैंने। कहां से मंगाऊंगा मैं एनबीआरआई से, बहुत टाइम लगेगा बनाने में। समझ में? तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से उन्होंने प्लाज्मिड ले लिया, कौन टाइप प्लाज्मिड थे उसके पास। समझ मेरी बात? उसमें एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा, समझ में? उसको उठा करके उन्होंने इकोलाई में डाल दिया, और वही इकोलाई को उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट कर दिया। वो तो ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई होता ही नहीं है इकोलाई के अंदर। समझ में आया? आया नहीं आया? या मान के चल इकोलाई के अंदर सही मायने में मतलब प्लाज्मेट होता ही नहीं है, ऐसे मान के चल। क्योंकि प्लाज्मेट कई जगह प्लाज्मेट नहीं होते। प्लाज्मेट तूने पढ़ा है, वो जेनेटिक्स तो पढ़ चुके हो ना? सॉरी जेनेटिक्स नहीं, ये प्लाज्मेट में कई कई टाइप के प्लाज्मेट होते हैं। आर प्लाज्मेट, एफ प्लाज्मेट, पढ़े है ना ये तो सब आर प्लाज्मेट कहां होगा? आर प्लाज्मेट सिर्फ वही होगा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आया? तो पैथोजेनिसिटी जो, तभी तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके ट्रांसफर कर लेते हैं, और एक नॉर्मल प्लाज्मेट नॉर्मल बैक्टीरिया को भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ समय ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मेट की। ये गुलाई में होता ही नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो ये डिपेंड करता है क्या उन्होंने यूज किया, क्या कर रहे हैं उसके बेस पर। तो इन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट जीन को इसके प्लाज्मेट में जोड़ करके उनकी लैब में इकोलाई था। इकोलाई चूज इसलिए किया क्योंकि वो ड्रग सेंसिटिव होता है, और ड्रग सेंसिटिव इकोलाई को उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये उनका एक तरीके से एक अचीवमेंट था कि यार हमने तो पिद्दी से बैक्टीरिया को आदमखोर बना दिया। नहीं आया क्या? तो अभी तो खैर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पर रियलिटी में ये था। मैं दोनों चीज बताता जा रहा हूँ, एनसीईआरटी प्लस वो तुम जो पूछना चाह रहे हो। अब बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? पीछे कोई? दो एक्सपेरिमेंट हो गए, जीन क्लोनिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है। अब बात आती है, एनसीईआरटी बोल रही है कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है डिजायर जीन का। फिर क्या करोगे? आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर लिया, आप किसी होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करोगे। फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सुनिश्चित करोगे क्या उसकी मल्टीपल कॉपी बन रही है। इतना भी नहीं, ये भी तुम्हें देखना है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो वो सही मायने में बेहतरीन वेक्टर है, और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वेक्टर अच्छा नहीं है। तो ये 3 स्टेप हैं। ठीक है, इसमें तीसरे स्टेप को एक बार क्वेश्चन में तोड़ा है, 4 स्टेप बना दिए, तीसरे को तोड़ दिया है इन्होंने, 4 में कन्वर्ट कर दिया है। और इसकी सही सीक्वेंस पूछी है, इनको अरेंज करो सही सीक्वेंस में 1 2 3 करके, तो कर दोगे ना? एनसीईआरटी का अगला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, पहला स्टेप। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, दूसरा स्टेप। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, तीसरा। और चौथे को कन्वर्ट कर देंगे ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इसको आगे पीछे कर दूं तो तुम्हें अरेंज करना होगा। अब बताओ कोई डाउट यहां तक? पक्का? आगे बढ़े। अब कहानी चालू होती है टूल से। अब तुमसे मैं कहता हूं कि बेटा तुम्हें एक रिकॉम्बिनेंट बनाना है, तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेंट भी बनाना है। तुम्हें क्या चाहिए? तो आपको कहो सर मुझे डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम दे दो, जो डीएनए को तोड़ना जानते हो, डीएनए को जोड़ना जानते हो, और डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना जानते हो। सर मुझे एक होस्ट दे दो जिसके अंदर मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, और ट्रांसफर करने के लिए एक मॉलिक्यूलर व्हीकल दे दो।
जिसमें मैं उसको बिठा करके लेके जाऊंगा, उसकी प्रोजेनी में भी लेके जाऊंगा, यानी वेक्टर चाहिए मुझे। तो तीन चीज अगर मैं आपको दे दूं तो आप रिकॉम्बिनेंट बना पाओगे? यस। क्यों नहीं बना पाएंगे? बना पाओगे ना? समझे एक एक करके। तो पहले हम समझेंगे कि डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम क्या क्या होते हैं। पीछे बेटा, तू तो सही सलामत बच्चा है, तू कैसे बात कर रहा है इतना? पड़ोसी तेरा तेरा पड़ोसी, चश्मा उतार लेते हो, कबूतर बन जाते हो। हमें नहीं दिख रहा कुछ भी, तो अब हमें कोई भी नहीं देख पाएगा भाई। क्या चश्मा उतार लो, अब तुम्हें कुछ दूर का नहीं दिखेगा। ये दिक्कत होती है। अब आराम से बातें करो। मुझे तो दिख नहीं रहा, तो मुझे भी कौन देखेगा? कबूतर ये तो करता है, आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि अब मुझे दुनिया में कोई नहीं देख पा रहा। कबूतर, अब तुम कबूतर बन जाते हो तो मैं क्या बताऊं फिर। करें स्टार्ट? हाँ, अब इधर आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो डीएनए को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तुम थक तो नहीं रहे हो? रिलैक्स हो ना एकदम? तो पढ़ाई को एंजॉय करो, रिलैक्स करो, ठीक है? फिक्स है 4 दिन के अंदर एक चैप्टर और 3 दिन के अंदर एक चैप्टर। समझ में आया? खत्म नहीं करेंगे, गारंटी है, गारंटी है क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे इससे। समझ में आया? और गारंटी है एक क्वेश्चन तुम छोड़ोगे भी नहीं, ये गारंटी, ये भी गारंटी है, कहीं का भी कर लेना। तो इतनी गारंटी मेरी है, तो तुम रिलैक्स रहो ना यार, पर बातें मत करो, ठीक है ना? बस मैंने 9 दिन बोला था, किसी बैच में नहीं कराया 9 दिन। फिक्स है मेरा 4 दिन और 3 दिन, आज से नहीं, कब से फिक्स है? 9 दिन कैसे बोलेंगे? 9 दिन कैसे, जरा बताओ। 12th वाले, जब जो 12th के बच्चे होते हैं ना, जहां 1.5 घंटा मुझे पढ़ाना होता है, 1.5 घंटे का मतलब है 1.25 घंटा, 15 मिनट तो ऐसे ही जाते हैं, ठीक है? तो 12th के अंदर शायद मैं 5 और 4 में कराता था 12th वाले बैच में, जाने दो, ठीक है? 12th वाले बैच में। अब तुम तो ड्रॉपर हो, 2 घंटे का लेक्चर है, तुमसे मैं 10, अरे 1 घंटा मान लो। ड्रॉपर हो तुम, ये तो मानते हो ना? तुम 12th वाले तो नहीं हो? अरे तुम छोड़ो यार, तुम एक लेक्चर दे दोगे तो भी करा दूंगा मैं तुम्हें तो तुम कूल रहो, लेकिन ठीक है, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? पर समझो अच्छे से, ठीक है? चलो वापस आ रहे हैं। अगर मैं डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम की बात करता हूं, तो सबसे पहले बात करूंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहां पर करते हैं? इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर स्पेसिफिक किसको कट करती है? डीएनए बैकबोन। कहते हैं ना, डीएनए की बैकबोन किससे मिलकर बनती है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्योंकि एक दो एस्टर बॉन्ड होते हैं तो आप बोलो डाइएस्टर, पर बॉन्ड तो फॉस्फो एस्टर ही होता है, डाइएस्टर नहीं होता। दो एस्टर बॉन्ड होते हैं तो आप कहोगे डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसको तोड़ने का काम करता है? बोलोगे डीएनए की बैकबोन को तोड़ने का काम करता है। नहीं आया क्या? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड एक बैकबोन बनाता है डीएनए की, उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ऐसे याद रखो। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा बैकबोन कैसे बन रही है? फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, सुगर 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 और सुगर। ए सुअर कौन है? तो पिट जाएगा। क्या नाम है इसका? समझ ले फिर, इधर आ जाओ। ए अब तुम सच में देखो, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, पर बच्चों को, बदतमीजों को नहीं। और मेरी दिक्कत है, सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं एकदम कूल रहना चाहता हूं, पर एक बार मैं डिस्टर्ब हो गया फिर मैं सही नहीं हो पाता। ये एक मेरी मतलब है प्रॉब्लम। मैं बार डिस्टर्ब होता नहीं हूं, पर एक बार हो गया फिर कचरा ही है। नहीं, फिर पता ही नहीं, कचरा ही है। फिर मैं ये भी देखता कि मेरा नुकसान होगा कि मेरा फायदा होगा, पता ही नहीं मुझे फिर क्या होगा। अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता हूं मैं, बस उसमें मुझे जाने मत देना बस, ठीक है? क्योंकि बच्चों का
मतलब बच्चे टीचर के रिस्पेक्ट करें ना करें, पर मैं कई हद तक बच्चों का बहुत ध्यान रखता हूं। मतलब रिस्पेक्ट टर्म नहीं जोड़ना चाहिए, पर बच्चों को एक तरीके से मैंने एक पदवी दे रखी है, ठीक है, उसमें उस ऑरा में ही रहो आप लोग, है ना। हल्ला गुल्ला ठीक है करो, थोड़ा कभी कभी समझ में आता है, पर हर बार हर बार हर बार तो मजा नहीं आता फिर, है ना। करें स्टार्ट। तो भाई इतना ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर ग्वानिन लिख देते हैं। भाई ये डीएनए भी हो सकता है यहां पर। क्या ये आरएनए को कट नहीं करता? भाई न्यूक्लियस है, चाहे डीएनए हो आरएनए सबको तोड़ने का काम करेगा। तो अगर मैं कहूं कि बेटा इसकी बैकबोन कौन बना रहा है, ये फॉस्फोएस्टर, फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और बचा हुआ बॉन्ड कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक। एन क्यों लगाते हैं? खाली ग्लाइकोसिडिक बोल दूं तो एन क्यों बोला मैंने? कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉमन बॉन्ड होता है और भी जगह मिल सकता है, पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। नहीं आई क्या? आ रही है ना? हाँ। तो सीधी सी बात है, इसकी बैकबोन नजर आ रही है आपको? बैकबोन किससे मिलकर बनी है? बैकबोन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो बैकबोन फॉर्म बाय फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कोई डाउट? मैं तुमसे कहूं ये मॉलिक्यूलर सीजर यानी कैंची होती है तेज, ये किसको कट करती है? सीधे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ही कट करेगी और किसी को नहीं। यानी डीएनए की बैकबोन को तोड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। कोई डाउट? अरे हाँ ना तो बोल दो। मैं तुमसे कहूं मॉलिक्यूलर ग्लू, लाइगेज कौन है? मॉलिक्यूलर ग्लू, ये किसको जोड़ेगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस मॉलिक्यूलर ग्लू को? T4। क्यों बोल रहे हैं T4 लाइगेज? बिकॉज आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। T4 बैक्टीरियो देखो अभी मजा आएगा। इधर खोया पड़ा है, इधर कहां खोया है? T4 बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया होता है वायरस होता है? बैक्टीरिया बोल रहा था ये। मैंने कहा मजा आता है तो चुप रहा करो आराम से। बैक्टीरिया अत्ते में होता है, उत्ते में होता है, खोया रहे बैक्टीरिया होता है ना। पिट्ठोगे तुम भाई साहब, मैं बता दी देखो मजा आता है तो मजा ही आने दिया। T4 लाइगेज आइसोलेट फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज, जो क्या होता है? वायरस। चलो अच्छा, पॉलीमरेज कौन सा यूज करोगे? 1 2 3? 1 2 या 3? यस, डीएनए पॉलीमरेज। ये तीन चीजें याद रहेंगी आपको। वेक्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा और होस्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा, और यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिटेल में पढ़ाऊंगा। तीन चीजें डिटेल में आने वाली हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ भाई बहुत ज्यादा। 4 क्वेश्चन तक एंजाइम से बन सकते हैं। आई या नहीं आई? वो अभी आएगी यार, अभी तो कहानी चलेगी। अभी तो अभी ट्रेलर भी स्टार्ट किया नहीं तूने, तू पिक्चर की बात करने लगा। ऐसा हुआ है कि मैंने पूछी पढ़ा दियो, कोई चीज छूटी हो? कंसेप्ट रही है। फिर चले आगे बढ़े। चलो
चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब समझ में आएगा क्या पढ़ना है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहले इसकी खोज की, डिस्कवरी की बात करते हैं। भाई 3 साइंटिस्ट थे, अभी बताया मैंने, अर्बर, नाथन और स्मिथ। समय वही है, समय वही है। ये 1970 की बात है, क्योंकि 63 में अर्बर साहब ने सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी। क्या दी थी? हाइपोथेसिस। फिर इनके स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा उसको आगे स्टडी किया, क्योंकि ये भी प्रोफेसर थे, इनके अंडर में स्टूडेंट्स थे, पूरी कहानी है इनकी भी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोफाज से मारे जाते हैं, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोफाज से अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम मेंटेन कर लेते हैं, मरते नहीं है मोस्टली। जैसे गंगा जल में बताया ना, एक बैक्टीरिया मिलता है, बैक्टीरियोफाज मिलता है, कौन सा? विडेलो विब्रियो। आजकल न्यूज पे भी छाया हुआ है भाई, नहीं आई? सोचो कुंभ में कितने लोग नहा रहे हैं, जो कभी नहीं नहाए वो भी नहा रहे हैं वहां पर। लोग सोच रहे हैं कि सब पाप धुल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? पाप कर्मों से धुलते हैं भाई। हाँ, योग अच्छा है, मानते हैं, उसका भी एक अपना महत्व है, पर लोगों का हाइपोथेसिस क्या है भाई? कितने भी पाप कर लो, बस एक डुबकी मार जाओ, बहुत, बस काम खत्म। नहीं, वो तो चलो गंदा कर देंगे, पर गंदा होता नहीं है। ये तो दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसी पे तो कर रहे हैं कि गंगा जल में ही क्यों मिलता है ये वायरस नेचुरली। विडेलो विब्रियो वायरस, इट इज अ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। जितना तुम गंदगी करोगे उतना ये वायरस और ज्यादा बढ़ेगा, और जितना अच्छा बढ़ेगा उतना पानी और पवित्र होगा और बढ़िया होगा। नहीं आया क्या? तभी तो गंगा जल को ही चुना है इन सब पर्वों के लिए, ठीक है। तो कुछ तो कारण है, साइंस है भाई, दुनिया रिसर्च कर रही है। तो सोर्स देखा गया, सोर्स है कहां पानी का? हिमालयाज, हिमालयाज रीजन। तो कुछ तो सोर्स है जहां से वायरस आता है। और नदियों में क्यों नहीं है ये वायरस? और भी तो नदियां हैं, और में नहीं है। लोग सोचो इतने गंदे पानी को भी अगर भर के लेके आओ, नहा रहे हैं लोग, उठा के सीसी में रख देना, सड़ेगा नहीं, ताकि और पानी सड़ जाएंगे। सड़ने का मतलब है बैक्टीरियल ग्रोथ, बदबू आना, ग्रोथ स्टार्ट हो जाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बट इसमें नहीं होती। समझ में आया? तो साइंस है भाई इसके पीछे, कुछ चीजें तो हैं यार, इंडिया में ही है और कंट्री में नहीं है। तो लोग खास है पूरी दुनिया में, एक तो इक्वेटर पे आती है। मतलब हम लोग सच में सौभाग्यशाली हैं जो पूरी दुनिया में इंडिया में ही जन्म मिला। भाई कहीं और भी हो सकते, मलेशिया में भी हो सकते थे, ठीक है, अफ्रीका में भी हो सकते थे, युगांडा में भी हो सकते थे। समझ रहे हो? तो ये भी तो एक बढ़िया है ना कि इंडिया में है, युगांडा में भी हो सकते थे। तो अब इंडिया में हो तो कुछ बड़ा करना है भाई, समझ रहे हो? डॉक्टर बन के कर पाए तो अच्छी बात है, तो कुछ और बन के करना, नहीं बन पाए तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो मैं एक चीज बताऊंगा, मेरे दोस्त से मुलाकात हुई थी अभी, ठीक है, फिजियोथेरेपी करा रहा था, उसका फोन आया, ठीक है, एमएससी में हम साथ पढ़ते थे। तो एमएससी में ही उसका भाभा में हो गया था, पर एक भाभा में हुआ था उसका सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी वाली पोस्ट पर, ठीक है। तो उसकी खासियत बता रहा हूं, इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर एमएससी की बात आप भाभा से करते हो, आपका हो जाए सिलेक्शन उसमें, तो वो उन बच्चों को पहले 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 वो कराते हैं, एमएस उसको कराएंगे, सॉरी पीएचडी कराएंगे पहले। पीएचडी कराने के बाद फिर वो साइंटिस्ट भी उन्हीं को बनाते हैं अपने यहाँ। तो भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में बहुत सीनियर पोस्ट पे साइंटिस्ट है वो, लाल बत्ती गाड़ी मिली हुई है भाई बंदे को, नहीं रॉब मारा था ना, है तो बंसल, ठीक है। तो मैंने कहा पहचान, तू मुझे पहचान। मैंने पहचानू, मैं फिजियोथेरेपी चल रही थी मेरी, मैंने अब नहीं पहचान पा रहा भाई, अब फोटो देख मेरी, फोटो देख। मैंने फोटो देखी, मैं लाल बत्ती गाड़ी नजर आ रही है, नहीं थोड़ा चश्मा उतरा हुआ था, चल रही थी, तो परेशान था मैं कोई पुलिस वाला लग रहा, लगता है मुझे। मैंने मुझे क्या से फोन कर रहा है दोस्तों जैसा। मैंने एयरपोर्ट में मिले थे, वही एयरपोर्ट पे था, तो एक बच्ची थी, मतलब मैक्सिमम लोग मिल जाते हैं मुझे, तो उसकी बच्ची पढ़ती थी कहीं, ठीक है। तो उसने जैसे मेरे वेदांतु लिखा देखा, तो उसने कहा ओलंपियाड की तैयारी कराते हैं छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से, तो उन्होंने कहा अभिनंदु, मैंने हाँ मेरी बेटी पढ़ती है, तो सर थोड़ा बताओ थोड़ा और चीजें। तो उसने मुझे, मतलब सीनियर इंस्पेक्टर था, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है ना वहां पर, तो रोक लिया मुझे, तो उसने पूछा मुझसे, तो उसने मेरा नंबर ले लिया, ठीक है। मैंने भी नंबर की, फंस जाऊं बाई चांस तो कम से कम 2-4 काम तो आ जाए कि भाई मैं फंस गया यहाँ पर, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है एयरपोर्ट पे, बड़ा अच्छा सा मतलब मैंने सब होता है तरीके से। मैंने वही समझ, वही होगा, अभी कुछ दिनों पहले तो मिला था, मैंने फोन कर रहा होगा, हाँ बोल बोल कैसे रहा है दोस्तों की तरह, इतनी यार ना कैसे हो गया, तो देख तो सही यार, देख तो सही। तो मैं देखा लाल बत्ती की, अरे पहचान, भाभा रिसर्च एकेडमिक सेंटर। मैंने भाभा में क्या, कौन है भाई, अब फिर दिमाग चेंज हुआ।
मैं नहीं पहचान में आ रहा, अरे बंसल बोल रहा हूँ, और तेरी मैंने बंसल में, तू कहाँ लाल बत्ती गाड़ी क्या? तो समझ, बहुत सारी चीज ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इसलिए याद आ गया मुझे कि जैसे भाभा से भी अगर आप करते हो ना, तो भाभा से आप सीधे साइंटिस्ट ही बनते हो, आपको ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जैसे लोग पीएचडी करके भटक रहे हैं, पीएचडी सीधा वहीं साइंटिस्ट, सीधा अपॉइंटमेंट ही होता है वहां पर, नहीं आया गया? तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए कभी डिप्रेस मत हो ना। 1%, 99% तो फोड़ेंगे इस बार, समझ में आया? पर पर एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है? अभी जब 3 महीने बच्चे हैं, दौड़ लगाने की बारी आती है, तो तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अब क्या सोच रहे हैं, सर मुझे लगता है कि अब मेरा हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो क्या मुझे ऑप्शन बता दिए, ये करना ये करना ये करना, क्या ठीक रहेगा? मैंने भाई अभी तो एग्जाम तो हुआ नहीं है, 3 महीने बचे हैं, तूने सेकंड चौथे पांचवें ऑप्शन ढूंढने चालू कर दिया, तो तेरा तो पहले ही आउट हो गया तू तो से। वो असली में तो अब एक्चुअल में दौड़ होनी है, सिलेबस खत्म करने के बाद दौड़ होनी है। सभी सिलेबस खत्म कर, तुम ही नहीं, दुनिया में जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चे, मेडिकल तैयारी कर रहे हैं, वो सब सिलेबस ही खत्म कर रहे हैं, अभी बराबर चल रहा है सब कुछ, कोई एडवांस एडवांस नहीं है। तो तुम अभी से कैसे सिलेंडर कर दिए? जब पहले से कर दिए तो तुम फिर कोई काम ही नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी में हर काम में सिलेंडर पहले कर दोगे। तो इस समय ये होना चाहिए कि सर अब असली गेम का टाइम अब आया है, एक बार कोर्स खत्म होने दो, कमरे में बंद करेंगे, किताबें सजाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, एक चाय कॉफी के लिए बोल देंगे, हर 2 घंटे बाद मिलती रहे, और सुबह से बैठेंगे शाम तक जूलॉजी खत्म। नहीं आया क्या? हो सकती है भाई, हो सकती है, जूलॉजी हो सकती है, बॉटनी भी हो सकती है, 2-4 चैप्टर छोड़ने होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, वो तुम्हारे थोड़ा तुम्हें लगता है इसलिए हो सकती है। अब रिवीजन की स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। अब तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें आता है वो भी खोल के बैठ गए हो, वही पढ़ रहे हो, जो तुम एनसीईआरटी 10 बार पढ़ चुके हो फिर पढ़ रहे हो ये सब समझ रहे हो, फर्जी काम कर रहे हो। तो सही तुम्हें अगर पता है चीजें, तो तुम सच में एक दिन के अंदर, एक दिन में 25,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, 25,000 क्वेश्चन की एक दिन के अंदर, अगर तुम्हें पता है तो। तुम्हें अजीब सा लगेगा, ठीक है, पर रियलिटी है, रियलिटी है। बताऊंगा मैं 25,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे हो सकती है, बताऊंगा। अरबर साहब के बारे में समझ में आया? इनके स्टूडेंट ने, इनने मिलकर के कंसेप्ट निकाला कि बैक्टीरियोफाज के पास, सॉरी, बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी होता है। समझना, इनकी अभी इतनी बात बता रहा हूं मैं, इन्होंने क्या किया, मैं एक बार सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, रियल इंफॉर्मेशन, जो लोग फालतू के वीडियो बनाते हैं वो नहीं, मैं रियल इंफॉर्मेशन, जितने लोग जहां जहां मेरे, क्योंकि मेरे बैच के सारे बच्चे बहुत, मतलब सबसे टॉप बैच था, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे हम लोग, जैसे बंसल से मुझे मालूम पड़ा कि पूरी यूनिवर्सिटी में एलुमनाइज होते हैं, ठीक है, नो सर, मतलब हमारे 4 से 5 साल तक के बच्चों के एलुमनाई सेलेक्ट किए गए कि कौन अभी इंडिया की बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। तो मैक्सिमम एलुमनाई, उसने कहा कि मनीष अपने ही बैच के हैं, मैक्सिमम एलुमनाई, मतलब जो या तो साइंटिस्ट की अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, जब विदेशों में, एक बच्चा WHO की बहुत बड़ी पोस्ट पर, सीनियर पोस्ट पर, पूरा उसका मतलब साइंटिस्टों का बहुत बड़ी पोस्ट पर है, जहां मतलब अदर कंट्री के लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं, उस पोस्ट पर पहुंच गया है। तो अपने में अपनी अच्छी बात है। जब ये हमें नहीं, हमें तब का मालूम पड़ा जब एलुमनाई बनते हैं, ढूंढे जाते हैं लोग, नंबर ढूंढे जाते हैं, कौन बच्चा कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने भी मुझे इसलिए फोन किया था कि यार एलुमनाई का चल रहा है, ठीक है, तेरा डेजिग्नेशन भी लिखना है, जिससे कि फिर ये बाद में वाइस चांसलर आता है, सब चीजें होती हैं कभी कभी, ठीक है, गवर्नर भी आते हैं, तो समझ रहे हो स्टेज पे कि ये इस बैच के बच्चे थे, उन्होंने ये परफॉर्मेंस की। तुम्हारे में भी ऐसे होता है, समझ रहे हो ना, जब तुम बड़े बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, जो तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए, ये भाई एम्स का हेड है, ये मौलाना आजाद का हेड है, ये समझ रहे हो, इधर आ जाओ, ये लेडी हार्डिन की हेड है, दूसरा दिमाग में नहीं आया इसलिए, ठीक है, हमें 2-4 दिमाग में आ रहे हैं, तो लेडी हार्डिन तो बस गर्ल्स का है, तो ठीक है, इधर मना देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, ये मतलब कहाँ कहाँ। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें हैं, पर सपने देखो, उनको जियो और उन पर काम करो यार, ठीक है, करें स्टार्ट। और ऑप्शन है, मैं सच कह रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लिया करो, दम की अपनी दम लगाओ पूरी की पूरी, समझ में आया? 1% डिमोटिवेट मत हो, समझ में आया? डिमोटिवेट होने के लिए नहीं बने, करने के लिए बने, ठीक है, मत हो बिल्कुल भी। वापस आओ, तो सीधी सी बात है, इतना समझ में आया इनको और इनके स्टूडेंट्स को, किनको?
अरबर साहब, अरबर साहब और उनके स्टूडेंट्स। क्या समझ में आया कि अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई बैक्टीरियोफाज आके अटैक करता है तो क्या होता है? करा दें अटैक। क्या हो गया? कौन आया? मां साहब तुम तो ध्यान रखा करो अपने बच्चों का। इधर आ जाओ, पीछे पड़ जाते हो सबके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये आएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर देगा? जोड़ देगा। जोड़ने से क्या होगा? इसकी ट्रांसलेशन होगी, और ट्रांसलेशन होने से क्या बन जाएंगे? मल्टीपल वायरस का फॉर्मेशन हो जाए। यही तो होता है। और ये वायरस इतने ज्यादा बन जाते हैं, इतने ज्यादा बन जाते हैं, क्या करते हैं फाइनली? ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल, रप्चर कर देते हैं, खत्म कर दिया, ब्रेक डाउन। ये गया काम से, ये सारे वायरस निकल के बाहर आना चालू हो गए। इसके पास अपना खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं था, पर कुछ इतने मजबूत वायरस होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई। आई, ये कौन है? बैक्टीरियो पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखने को मिले, कैसे? जिनके पास अपना बेहतरीन सेल्फ डिफेंस सिस्टम था। क्या था? जब भी कोई वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस इसमें अटैक करने की कोशिश करता, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें एंटर कराने की कोशिश करता, तो क्या कर देते ये? उसके जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े कर देते। टुकड़े टुकड़े कर देते। कोई डाउट आई या नहीं आई? क्या कर देते? कौन कर रहा था ये टुकड़े टुकड़े? मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंडो। तो क्या इन मॉलिक्यूलर सीजर के पास आंखें लगी हैं कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े नहीं कर रहे? अपने के क्यों नहीं कर रहे भाई? अपने के क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके पास एक एंजाइम और होता है। क्या होता है? जो क्या काम करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन। CH3 आएगा ना, क्योंकि बैलेंस ही उसके हिसाब से देखो ना, एक कार्बन तो वहीं ऐड हो गया, पर यहां कार्बन नहीं बना रहे हैं हम। ठीक है, हम तो बस मिथाइल ग्रुप को दिखा रहे हैं। कार्बन बनाते तो होता, बैलेंस ही नहीं दिखाई हमने, हम तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मिथाइलेशन कर दिया। किसने मिथाइलेशन कर दिया? मिथाइलेज। यानी ये बड़ा चालाक है, अपने जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन कर ले रहा है और नॉन मिथाइलेटेड जेनेटिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहा है। तभी तो मैंने कहा जिस जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन हो जाता है वो मोर स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव वो जिनमें मिथाइलेशन नहीं होता। तभी तो डीएनए स्टेबल होते हैं, आरएनए अनस्टेबल होते हैं। अभी बताया था इवोल्यूशन में, याद आ गया ना? हाँ, तो यानी ये कौन सा एंजाइम होगा? मिथाइलेज। कौन सा एंजाइम होगा? मिथाइलेज। क्या काम कर रहा है मिथाइलेज? मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ डीएनए। जबकि दूसरा देखो, मॉलिक्यूलर सीजर दिख रही है कैंची, ये क्या है? एंजाइम ही तो, ये रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा है ये?
रिस्ट्रिक्शन एंडो, क्या काम कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? ये नॉन मेथाइलेटेड वायरल डीएनए आरएनए कोई भी हो सकता है, उसको कट करने का काम कर रहा है। ठीक है, यानी क्या काम कर रहा है? कट कर रहा है, कट द नॉन मिथाइलेटेड वायरल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है? इसको कट करने का काम कर रहा है, क्योंकि नॉन मिथाइलेटेड है। नहीं आया क्या? यानी नॉन मिथाइलेटेड को कट कर लेता है, अपने को नहीं करता, क्योंकि इसका मिथाइलेज इस पे मिथाइलेशन कर देता है। यानी ये समझ में आ गया कि कुछ बैक्टीरिया के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है और कुछ बैक्टीरिया के पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं होता। और सेल्फ डिफेंस सिस्टम के लिए क्या होता है? उनके पास एंजाइम। ये वाली बात इनके समझ में आ गई। इनका पेपर पब्लिश हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पढ़ा पढ़ा उसमें स्मिथ भी थे, समझ रहे हो, नाथन भी थे। समझ में आया? उन्होंने कहा कुछ करते हैं मिलकर के, तो दोनों ने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंद 2 आइसोलेट किया एंड कैरेक्टराइज किया। किसको? हिंद 2। अब वापस अब आई, अरे हुई नहीं हुई? होगी ना, कोई चीज छूटेगी नहीं, टेंशन क्यों कर रहा है? हाँ, फिर वापस आ गए। द फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय नाथन एंड स्मिथ। फिर फाइनली भाई इन्होंने तो किया, पर कब किया? जब इन्होंने बताया, तो इनका भी तो योगदान है भाई। अगर बताते ही नहीं तो करते कैसे? समझ में आया? ये तो कहते हैं गुरु कम नहीं होता, समझ रहे हो? तो गुरु ने बताया, तब इन लोगों ने मिलकर के आगे इसको परफॉर्म किया, तो तीनों को जाकर के नोबेल प्राइज मिला था। समझ में आया? इन तीनों साइंटिस्टों को, ऑल 3 साइंटिस्ट, किसमें मिला था? फिजियोलॉजी और मेडिसिन। याद रहेगी? ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी, क्योंकि इसके बाद ही तो बायोटेक्नोलॉजी हम कर पाए। अगर ये नहीं होते तो बायोटेक कर ही नहीं पाते, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए हमारे हाथ में ही नहीं था। आई या नहीं आई? इसी बात को इन्होंने यहां लिख दिया है कि 1963 में, ठीक है, इन्होंने पूरा आइडेंटिफाई किया कि 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। ठीक है, ठीक है, को रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। एक क्या काम करता है? ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप डीएनए के ऊपर, उसको मिथाइलेज बोलते हैं। जबकि दूसरा क्या काम करता है? कट करता है डीएनए को। समझ रहे हो? और लास्ट में आके इसको करेक्टराइज किया, आइसोलेट किया, किस नाम से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने करके यहां बता दिया है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्का? पूरा आइसोलेशन वाला मेथड समझ में आ गया? अब पहला कौन सा एंजाइम था जो आइसोलेट किया था? हिंद 2। मैंने कहा अगर, अच्छा उससे भी पहले ये समझना होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने टाइप के हो सकते हैं, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप के हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के हो सकते हैं। एक मोतियों की माला में मोतियों को बाहर से निकाले, एक मोतियों की माला में मोतियों को बाहर से निकाले, एक मोती की माला को बीच में से तोड़ दे। नहीं आया क्या? जो मोतियों को बाहर से निकालेगा क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। भाई एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं? मोतियों की माला में मोतियों को बाहर से निकालेंगे, बाहर से तोड़ेंगे। आई? एक ऐसे होंगे मोतियों की माला को बीच में से तोड़ देंगे, जो बीच में से तोड़ेंगे है वो एंडोन्यूक्लियस, जो बीच में से तोड़ेंगे वो एंडोन्यूक्लियस। समझ में आ गया? अब एंडोन्यूक्लियस ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो कितने टाइप के हो सकते हैं? 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पर मैं पढ़ाऊंगा कितने? 2 टाइप के। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है 2 टाइप के, एनसीईआरटी में हिंद 2 दे रखा है, तो उसको समझाने के चक्कर में मैंने 2 उठाए थे टाइप, ऐड अपने ऐड किए थे मैंने अपने नोट्सों में। 2 इसलिए ऐड किए थे, ठीक है, ये कहीं किसी नोट्सों में नहीं मिलेंगे ये। समझ रहे हो? ये मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने खुद ऐड की हैं कि कंसेप्ट बन जाए, क्योंकि बच्चा बहुत डाउट में रहता था कि यार हिंद 2 सर कैसे आया, हिंद 1 क्यों नहीं आया। तब फिर ठीक है,
बहुत अच्छे से टीए ब्राउन में भी दे रखा है इस चीज को, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है टीए ब्राउन, ठीक, बहुत बढ़िया किताब, पढ़ोगे तुम आगे जाकर के। तो उन्होंने पूरा पूरा समझाया है उसको, ठीक है। उसी चीज से तब फिर सोचा है बच्चे को समझाना, तो 1 और 2 तो समझाओ कम से कम। तो 1 एंड 2 टाइप समझाऊंगा, इससे तुम्हारे कंसेप्ट एकदम बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंडोन्यूक्लियस भी कई टाइप के होते हैं, तो 1 एंड 2 का कंपेरिजन समझना, क्योंकि हिंद 1 भी आइसोलेट हुआ था, वो टाइप 1 था, हिंद 2 टाइप 2 था। टाइप 1 हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते, हमारे लिए कोई काम मतलब ही नहीं है उनका हमारे लिए, ठीक है। हम कौन से एंजाइम यूज करते हैं? टाइप 2। भाई हमारे मतलब कौन से हैं? टाइप 2। तो उसी का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में तुम्हें समझा रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं टाइप 1 की बात करता हूं, तो टाइप 1 की एक्टिविटी के लिए भाई एंजाइम है तो कैटलिस्ट तो चाहिए ना। तो मोस्टली एंजाइम के कैटलिस्ट मैग्नीशियम आयन होते हैं, पर इसको एटीपी भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एटीपी। और आपको बायोटेक्नोलॉजी कहां करनी है? टेस्ट ट्यूब के अंदर है, बॉडी के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एटीपी आप यूज कर सकते हो, इसलिए ये हमारे काम के नहीं थे। एक रीजन तो ये है, यहां ओनली मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये पास हो गए। अगला, अगर टाइप 1 की बात करता हूं तो उसमें 3 यूनिट होती है। कितनी होती है? 3 यूनिट। कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ना। 3 यूनिट की बात करूं तो एक तो क्या काम करती है? रिकॉग्नाइजेशन, यानी उन जगह को ढूंढना जहां पर कट लगाना है। क्या करना है? कट लगाना है। ये डीएनए को रिकॉग्नाइज करना जानते हैं, रिकॉग्नाइज करना जानते हैं। फिर डीएनए का मिथाइलेशन करना भी जानते हैं। फिर कट पर स्पेसिफिक साइट भी नहीं लगाते, ठीक है, कट रैंडमली लगा देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमने इसको मतलब सब रिकॉग्नाइज करने के बाद भी रैंडमली कट कर रहे हैं, ये हमारे लिए मतलब बेकार है हमारे लिए फिर, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। मिथाइलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअली मिथाइलेशन की भी जरूरत नहीं है हमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मिथाइलेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझना मेरी बात, कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट में काम करेंगे ना। अब तीसरा है कट द डीएनए रैंडमली, ये गड़बड़ हो गई, तो इसको काम, इसको नहीं ले, एटीपी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई कौन है? कट द डीएनए रैंडमली, ठीक है। ये डीएनए को रैंडमली कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कट द डीएनए रैंडमली, रिकॉग्नाइजेशन, मिथाइलेशन, कट द डीएनए रैंडमली। जबकि हम बात करते हैं टाइप 2, टाइप टू में नंबर ऑफ यूनिट कितने होंगे जरा बोलो? कितने? 2। नंबर ऑफ यूनिट 2, ठीक है। अगर 2 यूनिट होंगे बेटा, तो 2 यूनिट के अंदर एक तो रिकॉग्नाइजेशन कर लेगी जिसकी में रिक्वायरमेंट है, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। और अगला क्या करेगी? कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और जब भी स्पेसिफिक साइट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक साइट में क्या चीज आती है जरा बताओ? स्पेसिफिक साइट में क्या चीज आएगी? मतलब वो साइट जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट वही जो 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। 2 यूनिट होंगे, ठीक है, 2 यूनिट्स होंगे। रिकॉग्नाइजेशन का भी काम करेगी, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, एक तो एटीपी नहीं चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिक साइट पर कट भी कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इनको? यूज इन आरडीटी, यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारे काम के हैं। ये कहीं किसी जो अदर एग्जाम होते थे ना पूछा भी गया है, ठीक है, पर वो अच्छे एग्जाम, एम्स हुआ, बीएचयू हुआ, मौलाना आजाद का पहले अलग होता था, इन सबके अलग अलग एग्जाम होते थे ना, उनमें पूछे जाते थे इस तरह के क्वेश्चन। पर ये मैंने ऐड इसलिए किया था, थोड़ा कंसेप्ट भी बन जाएगा, मुझे समझ भी जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सब एग्जाम एक जैसे होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। आई या नहीं आई? अब तुम समझ पाओगे टाइप 2 को ही क्यों हमने बोला, ठीक है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनसीईआरटी है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2, फिर ब्रैकेट में डाल दिया टाइप 1 है टाइप 2 है, टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 को तो आप आरडीटी में यूज ही नहीं करते, ठीक है।
whose functioning depend on specific nucleotide sequence isolated by Hamilton Smith and characterized 5 year later। एकदम नहीं हुआ था, 5 year later, ठीक है, ये भी कारण है पर इसका प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? इट मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको पहले आइसोलेट किया था, कैरेक्टराइज बाद में हुआ था, ठीक है। हाँ, it was found that Hind2 always cut a specific palindromic sequence। कितने न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनेगी? 5। क्या है सीक्वेंस? जी जी टी टी, अरे हाँ, जी टी टी ए ए सी, उल्टा कर दो, जी टी टी ए ए सी। तो Hind2 कहां कट करेगा? एग्जैक्ट मिड में कट करेगा, ये टुकड़ा अलग कर देगा, ये टुकड़ा अलग कर देगा, समझ रहे हो? हाँ, Hind2 का ये इको आ रही का दे रखा है, ये तो पिटने वाली है अभी। टीका लगा के आइए, मैया के इसलिए छोड़ रहा हूं ना, पिट जाती है अभी। मैंने की पता है अभी गलत इंफॉर्मेशन की देखा होगा, अभी तुमने से न्यूज में देखा होगा, आज की डेट में बहुत गवर्नमेंट बहुत टाइट हो गई है। गलत इंफॉर्मेशन के लिए तुरंत अरेस्ट कर, एक बच्चे ने रील बनाने के चक्कर में एक फैक्ट्री से, अडानी की फैक्ट्री थी, आउटलेट निकल रहा था, तो वो आउटलेट निकल करके जाकर के एक प्लांट में प्यूरिफाई होने के लिए तब जंगल में छोड़ते हैं उसको, ठीक है। उसने दिखा दिया वीडियो बना करके, देखो इस अडानी की इस फैक्ट्री से आउटलेट निकल रहा है जो डायरेक्ट गंगा जी के जल में, मतलब एकदम टीम एक्टिव हुई। सोचो, मतलब टीम बैठ गई, गवर्नमेंट सारी एक्टिव हो गई, ऐसा कैसे गंगा जल में ये मतलब कुंभ चल रहा है और ये वीडियो आ गया सामने, ठीक है। तब बाद में जब देखा गया ये तो यहाँ जाके प्लांट में जा रहा है प्यूरिफायर होने के लिए, तुरंत लड़के को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उठा करके कार्रवाई हो रही है उस पर तगड़ी वाली। समझ में आया? नहीं तो नहीं, पैरेलल था पर तुम टीम भी तो एक्टिव हुई, टीम एक्टिव हुई, इंक्वायरी हुई उसकी प्रॉपर कि ऐसा कैसे, समझ में? ऐसा कैसे, वो भी एक बात है, पर ऐसा कैसे आप पानी के अंदर डाल, तभी तो कार्रवाई जो तभी तो उसको नहीं समझ में आया। अडानी जैसे लोग गलती कर देंगे तो फंस जाएंगे 2 मिनट के अंदर, आम आदमी तो कर रहा है, समझ में आया? क्योंकि जो जिसका स्टैंडर्ड मेंटेन है उसको गलती नहीं करनी है, समझ में आ गया? हाँ, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड मेंटेन को गलती नहीं करनी है। आई नहीं आई? अडानी दुश्मन है, ये बड़े जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हर कंट्री की इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तभी आगे बढ़ती है, ये तुम अभी नहीं समझोगे, ये जो अनपढ़ लोग है ना, ये सिर्फ प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। जब तुम पढ़े लिखे हो जाओगे, डॉक्टर बनोगे, तब कहोगे यार मेरा हॉस्पिटल तभी चल सकता है कोई फंडिंग एजेंसी आए, समझ रहे हो? जो आज बहुत सारे नाम तुम जो उठ रहे देख रहे हो, वो अपने दम पे नहीं उठ रहे हैं, बाहर विदेशों से फंडिंग आ रही है उसके बेस पर उठ रहे हैं, समझ में आया? जो अपने दम पे उठाए हैं तो मार दिए जाते हैं, मारने का मतलब है खत्म, मतलब पैसा दागे तो खत्म कर दिया जाता है, समझ में आया? है? वो बात नहीं कर रहा हूं मारने की, मतलब तुम बुद्धे हो, तो इसलिए तुम अभी तुम्हें समझदारी होती ना तो तुम ये बात करते ही नहीं। एक प्रोपेगंडे हैं कि और अडानी ये सरकार उसकी सरकार, अभी तो नॉलेज नहीं है इसलिए, क्योंकि तुम्हें पता है टाटा और ये जो जितने भी इंडस्ट्रीज से इनका मतलब ये पूरी इकोनॉमी को रोटेट करते हैं, कहां से आएगा पैसा? जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, बड़ा चीजें नहीं आएंगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, चीजें तभी चलती हैं बेटा, समझ में आई? हाँ, तो चीजें हैं। अरे भाई करें आगे, नहीं करें आगे? कितना टाइम बचा है? तो ये लास्ट स्लाइड है, कर लो पूरी, ठीक है, स्लाइड पूरी कर लो अभी, ऐसे नहीं। जैसे अभी इसने बोला कि सर ये गलत दे रखा है, बच गई, बच गई, समझ में आ गया? हाँ, गलत नहीं है, ये किसका दे रखा है? HIND, Hind2। ऐसे ही इको दो ही पूछे जाते हैं नीट के अंदर, Hind2 और इको आर आई। इको आर आई का क्या है? GAATTC, GAATTC। ये किसका दे रखा है? इको R1, इको R1 किसका दे रखा है? इको R1। दो पूछे आएंगे अब।
भूलोगे तुम, 100% भूलोगे। तो कैसे याद रखना है? टीटी, टीटी समझते हो? रेलवे का टीटी, बस का टीटी। टीटी आया पहले, टीटी आया बाद में। तो टीटी पहले किस में आएगा? जो पहले आया उसमें टीटी पहले आया, जो बाद में आया उसमें टीटी बाद में आया। नहीं आया? तो हिंद 2 पहले आया तो उसमें टीटी है, आसान, ठीक है। हिंद 2 पहले आया तो टीटी पहले आया। हिंद इको R1 बाद में आया तो टीटी बाद में आया। तो अब तुझे क्या देखना है? टीटी पहले आया, टीटी बाद में आया। टीटी पहले आया तो हिंद 2, टीटी बाद में आया तो हिंद, सॉरी XYZ सारे, ठीक है, इको R1। तो याद रहेगा। तो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जो कितने बेस पेयर के हैं भाई? ये 6 बेस पेयर के हैं। पर ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 2 से लेकर के 8 बेस पेयर के हो सकते हैं। और अब तक ये एनसीईआरटी की लास्ट, जो आज कर रहा हूं लास्ट स्लाइड, अब तक हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस ढूंढ चुके हैं। कितने स्ट्रेंथ है? 200। ये मत भूलना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट पूछी जाती डेटा, ठीक है। इन स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट। ये वो साइट है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाने का काम करता है। आई या नहीं आई? क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर है बिल्कुल? ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम, मलयालम, MALAYALAM, MALAYALAM, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, एक समान। तो कितने? 4 से 8 बेस पेयर तक के हो सकते हैं। तो इको R1 का ध्यान रखना है आपको। इको R1 कट कैसे लगाएगा? यहां से कट लगाएगा ऐसे, यानी एक वो ब्लंट एंड लगा रहा था, सीधा कट बीच में से मार रहा था। ये ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा। समझ गए ना? इको R1 का कट लगाने का तरीका अलग है और हिंदू 2 का कट लगाने का तरीका अलग है। वो बीच में से स्ट्रेट कट लगा रहा है, ये जिग जैग कट लगा रहा है। हाँ, इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। आई या नहीं आई? कोई डाउट? तो बस आज इतना ही रखेंगे। तो कल मैं तुझसे पूछूंगा, टीटी पहले आया, टीटी बाद में किस में आएगा, और पहले किस में आएगा? कोई डाउट? पक्का? 2 सीक्वेंस याद रखने हैं, याद रहेंगे। GTTAC या GATTC। कोई डाउट? बस अब मस्ती करो। टाइम कितने बजे तक का था? अच्छा ठीक है, ठीक। तीन दिन और है हमारे पास चैप्टर के लिए, बहुत है। कल क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मैं PYQ कराऊंगा, तो थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इन पे। दे रहा हूं अभी उसके डाल दिए ह्यूमन उसके। अब बस आज कल बायोटेक 2 और है, उसका बायोटेक का डालूंगा, उसका ह्यूमन इवोल्यूशन का डाल दूंगा। क्वेश्चन कर रहे हो ना प्राइम वाले?